हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के उन क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल से समझ सकें। फ्रेंड्स, हमारा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि आप सभी को आपकी सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषाणु या वायरस। अब यदि हम यहाँ विषाणु की बात करते हैं तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। विषाणु एक अकोशिकीय जीव है क्योंकि इसमें कोई कोशिका नहीं होती है। साथ ही विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि विषाणु के अंदर अपना खुद का ना तो डीएनए होता है ना ही कोई कोशिका होती है। जब भी कोई वायरस किसी सजीव के शरीर से बाहर होता है तो वह एक निर्जीव की तरह रहता है, किंतु जैसे ही वो किसी शरीर में प्रवेश करता है तो वह उस जीव के डीएनए और उसकी कोशिका पर कब्जा करके अपनी संख्या में वृद्धि करना शुरू कर देता है। इसी कारण से इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस रोग फैलाने के साथ साथ कुछ जीवों के लिए फायदेमंद भी होते हैं और ऐसे वायरसों को जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ये बैक्टीरिया को नष्ट करके जीवों की सहायता करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल से भी संबोधित किया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। अब यदि हम भूटान की बात करते हैं तो भूटानी लोग अपने घरों को ड्रकयूल कहते हैं और जिसका अर्थ होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखार पुनसुम है। इसी तरह से भूटान दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसने 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच। विश्व में विभिन्न देशों के बीच सीमा रेखाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करें सीज फायर्ड रेखा, ये रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है और जर्मनी ने इसका निर्माण करवाया है। इसी तरह से मैगिनोट रेखा की बात करते हैं तो मैगिनोट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है और इस सीमा रेखा को फ्रांस के द्वारा खींचा गया है। इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। यदि हम सार्क की बात करें तो सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 को सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब यदि सार्क के मुख्यालय की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है। प्रथम है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 1952 के अनुसार लगाया जाता है। यदि देश में आंतरिक और बाहरी संकट उत्पन्न होता है तो इस आपातकाल को लगाया जाता है। इसी तरह से किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। यदि देश में वित्तीय संकट आ जाता है तो इस आपातकाल का उपयोग किया जाता है, परंतु आज तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ कई क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। अब यदि गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। अब यदि हम यहाँ देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर हमेशा खींची जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गोरे के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। वहीं पर 2 देशांतरों के बीच
4 मिनट का समय अंतराल पाया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपके कई क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोप महाद्वीप में। अब यदि हम यहाँ एल्पस पर्वत की बात करते हैं तो एल्पस या आल्पस पर्वत मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंस जो कि फ्रांस में स्थित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इस चीज को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकोटीन। अब यदि यहाँ हम तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू निकोटिया टेबेकस पौधे से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन से जुड़े हुए वीडियो देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहां हमने जनरल साइंस क्वेश्चन की एक सीरीज बना रखी है। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की एक सीरीज है जहां पर हमने क्वेश्चंस को उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में डिस्कस किया है। हमने क्विक रिवीजन के नाम से भी एक सीरीज बना रखी है जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन की तरह डिस्कस किया है। तो आप उस सीरीज पर जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। यदि हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो प्राकृतिक गैस का दहन और कोक का दहन, इसी तरह से श्वसन क्रिया, लकड़ी का जलना, हाइड्रोजन का जलना, ये सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। यदि हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की डेफिनेशन या परिभाषा की बात करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। अब यदि हम परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय विखंडन की खोज ओटो और फ्रिट्ज ने 1938 में की थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओटो एंड फ्रिट्ज 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी किरण जिम्मेदार है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेज। अब यदि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है कि विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म हो जाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम जोसेफ फूरियर ने बताया था 1824 में। अब यहाँ अगर ग्रीन हाउस गैसों के एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, जलवाष्प और ओजोन गैस, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की अवरक्त किरणों को परावर्तित होने से रोक लेती है और जिसके कारण हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है और वायुमंडल के तापमान बढ़ जाने के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस टॉपिक में से हर दूसरे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर ग्रीन हाउस गैसों के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिगामी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁻⁻6 मीटर। यदि हम एक माइक्रोन की बात करते हैं तो ये 1 मीटर का 1,00,000वां हिस्सा होता है और इसका यूज कोशिका का आकार, बैक्टीरिया का आकार, साथ ही अवरक्त विकिरण के तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इस चीज को। फ्रेंड्स अब बारी है आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट की और टेस्ट का क्वेश्चन है आपके सामने, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यदि आपको साइंस से जुड़े हुए वीडियो देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर साइंस वीडियो की सीरीज देख सकते हैं। साथ ही यदि क्विक रिवीजन की सीरीज आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में वह भी उपलब्ध है। फ्रेंड्स उम्मीद है हमारे इस प्रयास से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपके इस सहयोग और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।